हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं BSA ट्रिकी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में आपकी लेखपाल एग्जाम के लिए हिंदी, जीके और ग्रामीण परिवेश से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स कि जिन भी लोगों ने क्लास को अपनी लाइक नहीं किया, सब लोग क्लास को अपनी लाइक कर दें। क्लास को जिन भी लोगों ने अपनी शेयर नहीं किया है, सभी लोग क्लास को अपनी शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बट इससे पहले अपनी क्लास को आप सभी लोग शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स, आपका पहला प्रश्न है कि शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते। तो वाक्य में तत्पुरुष समास के समास कौन से पद क्रम में है? तो शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते, ये एक आपको वाक्य दिया गया है। इनमें से किस शब्द में हमारा तत्पुरुष समास है, बताएं। ऑप्शंस हैं शास्त्र प्रवीण, महाविद्यालय, पीताम्बर या धारण करके। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए, शास्त्र प्रवीण। ठीक है, कौन से में है? शास्त्र प्रवीण में। इसका विच्छेद क्या होता है, विग्रह क्या होगा, समास समास विग्रह क्या होगा? शास्त्र में प्रवीण अर्थात शास्त्र प्रवीण। ये हमारा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट जिनका आंसर आया है, वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो पल पल, अन्न जल, अंत अनंत या धर्माधर्म, इनमें से बताएं फ्रेंड्स कि किसमें हमारा अव्ययी भाव समास प्रयुक्त है। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पल पल। तो पल पल में हमारा अव्ययी भाव समास है। अन्न जल, अंत अनंत और धर्माधर्म, ये सब हमारे द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। ठीक है, द्वंद्व समास में हमारे दोनों पद प्रधान होते हैं, ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन फर्स्ट जिनका भी आंसर आया है फ्रेंड्स, वेरी गुड। चलिए, तो अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपका, वचना अमृत समस्त पद का विग्रह होगा। तो वचन रूपी अमृत, वचन और अमृत, अमृत जैसी वाणी या वचन रूपी अमृत, बताएं वचना अमृत का समस्त पद विग्रह क्या होगा? वचना अमृत यानी कि वचन रूपी अमृत। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर। तो वचना अमृत अर्थात वचन रूपी अमृत, ऑप्शन डी फ्रेंड्स जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, वेरी गुड। चलिए, तो अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि कौन सा अधिकरण तत्पुरुष का समास नहीं है? देखिए, अधिकरण तत्पुरुष, तो इनमें से कौन सा अधिकरण तत्पुरुष का समास नहीं है, बताएं। ऑप्शंस हैं पुरुषोत्तम, देशाटन, कुलश्रेष्ठ या धर्मभ्रष्ट। देखिए, जिन वर्णों के यानी कि जिस समास के विच्छेद में और पर आता है, वो हमारे अधिकरण तत्पुरुष के समास के उदाहरण होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फोर, धर्म भ्रष्ट, यानी कि धर्म से भ्रष्ट में से आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा अधिकरण तत्पुरुष का समास का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आया है, वेरी गुड। चलिए, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने कि समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? तो विच्छेद, बदलाव, विग्रह, विभक्ति, बताएं कि समास के पदों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विग्रह। ओके, समास के पदों को अलग करने को विग्रह बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि संधि के पदों को अलग करने को क्या बोलते हैं, तो इसको विच्छेद बोलते हैं। विभक्ति पूछे कि इसको कहते हैं, तब क्या कहेंगे आप? चलिए, देखिए, शब्द के रूपांतरित अंग को विभक्ति बोलते हैं। ठीक है, चलिए, शब्द के रूपांतरित अंग को विभक्ति बोलते हैं। चलिए, देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययी भाव, बताएं। सॉरी, अव्ययी भाव या कर्मधारय, बताएं कि नीलांबर शब्द में समास कौन सा है?
नीलांबर में हमारा कर्मधारय समास है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर हमारा। तो नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तो ये हमारा कर्मधारय समास है, ये आप याद रखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि प्रतिमान में समास है तो तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव या द्विगु, इनमें से बताएं फ्रेंड्स कि प्रतिमान में समास कौन सा है? तो प्रतिमान में हमारा अव्ययी भाव समास है। देखिए इसमें प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और जहां भी उपसर्ग का प्रयोग होता है वो हमारे अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं, ये आप याद रखेंगे। ओके, ऑप्शन बी फ्रेंड्स जिनका भी आंसर आया है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका, वेरी गुड। चलिए तो अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न कि फ्रेंड्स हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, तो रेखांकित शब्द में समास को पहचानिए। यथाशक्ति, इसमें समास कौन सा है बताएं? अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास, बताएं। यथाशक्ति में हमारा अव्ययी भाव समास है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर। तो यथाशक्ति में हमारा अव्ययी भाव समास से याद रखेंगे। ओके, चलिए अब हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपके सामने की मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, तो रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है? तो चरण कमल, तो चरण कमल जो है किस समास का उदाहरण होता है? ऑप्शन है आपके कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व या व्ययी भाव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कर्मधारय। ठीक है, तो तुम चरण कमल में हमारा कर्मधारय समास है। ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आ रहा है फ्रेंड्स बिल्कुल सही उत्तर है उनका, वेरी गुड। चलिए तो अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कि गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, तो रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय या वैभव। तो इसमें आपको वर्ड दिया गया गंगा तट, इसमें समास बताएं कौन सा है? ऑप्शंस मैंने पढ़ दिए हैं आपके, फटाफट से कमेंट करें। देखिए इसमें वर्ड आपको दिया गया है गंगा तट, तो गंगा का तट। ठीक है, तो इसमें हमारा तत्पुरुष समास है। देखिए जैसे का, की, में, पर, के लिए, ये जो वर्ड्स हैं ये आते हैं, ये हमारे तत्पुरुष समास के उदाहरण होते हैं। ओके, सो ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है वेरी गुड। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है आपके सामने तिरंगा में कौन सा समास है? तो द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव या तत्पुरुष, बताएं कि तिरंगा में समास कौन सा है? देखिए तिरंगा यानी कि तीन रंग वाला। ठीक है, जिसमें तीन रंग होते हैं। अब तीन क्या, ये हमारा संख्यावाचक है, और जहां भी पहला पद संख्यावाची होता है वो हमारा जो है द्विगु समास का उदाहरण होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, द्विगु समास। ओके, चलिए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं, तो द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या बहुव्रीहि, बताएं। जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसको कौन सा समास बोलते हैं? ये हमारा बहुव्रीहि समास होता है। देखिए जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता वो बहुव्रीहि समास होता है। इसके अलावा जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो हमारा द्वंद्व समास होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है आपका विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? ऑप्शन है आपके द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष, बताएं कि विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्मधारय। ठीक है, तो विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? कर्मधारय समास बनता है। इसमें जो है पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। जैसे ऑप्शन है चंद्रमुख, चरण कमल। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए, तो अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? तो कर्ण तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष, बताएं। इसमें हमारा अलुक तत्पुरुष होता है। ठीक है, युद्ध में स्थिर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है, बता सकता है कोई? ये हमारा होता है युधिष्ठिर। ओके, चलिए, तो अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि सरासर में कौन सा समास है? तो द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव या तत्पुरुष। कमेंट करें फटाफट से कि फ्रेंड्स सरासर में कौन सा समास होता है। देखिए, सरासर में हमारा अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर। तो सरासर में कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। ओके, चलिए, इसकी विशेषता क्या होती है अव्ययी भाव समास की? इसमें पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका फ्रेंड्स कि समास बताइए भरपेट। कमेंट करें भरपेट में समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास। भरपेट में समास बताएं कौन सा है। चलिए, तो फ्रेंड्स देखिए, भरपेट, भरपेट में हमारा अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। भरपेट में हमारा अव्ययी भाव समास होता है, यानी कि भरपेट इसका विग्रह होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। तो पाप पुण्य, आजीवन, घुड़सवार या पीताम्बर। इनमें से बताएं कि इनमें से कौन सा हमारा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आजीवन। देखिए, आजीवन में हमारा आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जहाँ में पहला पद प्रधान हो और पहला पद हमारा उपसर्ग हो। ठीक है, ये हमारा अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पद भ्रष्ट, सॉरी पथ भ्रष्ट। ठीक है, तो पथ भ्रष्ट में समास बताएं कौन सा है। ऑप्शन है आपके तत्पुरुष, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या कर्मधारय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए, सी, तत्पुरुष समास। ठीक है, तो पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। ठीक है, ये हमारा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला वर्ड आपका दिया गया अष्टाध्यायी। कमेंट करें कि अष्टाध्यायी में समास कौन सा है? बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्विगु या तत्पुरुष, बताएं। अष्टाध्यायी में समास बताएं कौन सा है। अष्टाध्यायी में हमारा द्विगु समास है। देखिए, अष्ट यानी कि 8। ठीक है, संख्यावाची है, तो ये हमारा द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। ओके ओके, ऑप्शन बी जिनका आंसर आया बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? पंचवटी, करोड़पति, चतुर्भुज या चरण कमल। अब इनमें से बहुव्रीहि समास का उदाहरण बताएं कौन सा है।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज ये हमारा बहुरी समास का उदाहरण होता है। ठीक है, ऑप्शन सी जिनका आंसर है, यानी कि 4 है भुजाएं जिसके, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असंगत यानी कि गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो घात, प्रतिघात, प्रसारण, संकुचन, शाश्वत, सदैव या खग मृग। अब इनमें से आपको विलोम बताना है कौन सा हमारा गलत है। चलिए बताइए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, खग मृग। ठीक है, जो खग मृग है ये हमारा गलत है। सॉरी, ऑप्शन सी शाश्वत सदैव। देखिए शाश्वत हमारा इसका विलोम शब्द सदैव नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन सी जिनका आंसर आ रहा है फ्रेंड्स बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए तो अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका ऋजु का विलोम है। बताएं कि ऋजु का विलोम क्या होता है? सीधा, त्रिकोण, सरल या वक्र। बताएं कि ऋजु का हमारा विलोम क्या होता है? तो ऋजु का विलोम वक्र होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। क्लियर? तो फ्रेंड्स ऋजु का विलोम हमारा वक्र होता है, ये आप याद रखेंगे। ओके, चलिए तो अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने होमवर्क में देंगे। ठीक है, डिस्कस किया प्रश्न है। व्यास का विलोम शब्द है तो समास, संश्लेषण, संक्षेप या लघु। इनमें से बताएं फ्रेंड्स कि व्यास का विलोम क्या होता है? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न वैमनस्य का विलोम शब्द होगा। आपके ऑप्शंस हैं विमनस्य, सौमनस्य, सुमनस्य या अवमनस्य। बताएं इसका विलोम क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सौमनस्य। ठीक है, तो विमनस्य का विलोम क्या होता है? ये सौमनस्य होता है। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है फ्रेंड्स बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए तो अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले कि जिन भी लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया सब लोग क्लास को अपनी शेयर कर दें। ठीक है, अगर आपको क्लास के क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो क्लास को लाइक करते रहें। तो आप लोग प्लीज क्लास को शेयर करते चलें। प्रश्न है आपका कि अनभिज्ञ शब्द का विलोम रूप है तो भिज्ञ, अभिज्ञ, अनाभिज्ञ या अनअभिज्ञ। बताएं कि अनभिज्ञ का विलोम क्या होता है? वेरी गुड, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अभिज्ञ। ठीक है, तो अनभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अनभिज्ञ का विलोम हमारा अभिज्ञ होता है। क्लियर? ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड, तो अनभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अभिज्ञ। ओके, चलिए तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं आपके लिए इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका हर्ष का विलोम बताएं तो खुशी, विषाद, उल्लास या आनंद। तो इनमें से बताएं फ्रेंड्स कि हर्ष का हमारा विलोम क्या होता है? हर्ष का विलोम विषाद होता है। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे हर्ष का विलोम क्या होता है? ये विषाद होता है। ओके, चलिए तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। बताएं कि भारतीय जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है तो इसमें फ्रेंड्स योग का हमारा विलोम बताएं क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं नियोग, भोग, अभिरोग या रोग। अच्छा क्वेश्चन है। योग का आपको विलोम बताना है। ये जो वर्ड है आपका योग, इसका विलोम बताएं क्या होगा?
चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक सेकेंड, रोग का, यस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, भोग। ठीक है, तो योग का विलोम हमारा भोग होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए डियर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उसका उत्तरीय उस पर जच रहा था। आपको वर्ड उत्तरीय का विलोम बताना है कि उसका उत्तरीय उस पर जच रहा था, तो उत्तरीय का विलोम क्या होगा? ऑप्शंस हैं आपके, टोपी, साड़ी, कोट या अधोवस्त्र। तो उत्तरीय का हमारा जो विलोम होता है ये होता है अधोवस्त्र। ठीक है, सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आया है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। तो उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था, तो उत्तरीय का विलोम हमारा होता है अधोवस्त्र। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए, तो अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है कि लंबी योग साधना से उस ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था, उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। ओजस्वी आपको वर्ड दिया गया है, ओजस्वी का आपको विलोम बताना है, बताएं कि ओजस्वी का विलोम क्या होता है। ऑप्शन है आपके, शोकाकुल, कामुक, कांतिहीन या मलिन। बताएं कि ओजस्वी का हमारा विलोम शब्द क्या होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। ठीक है, कांतिहीन। तो ओजस्वी का विलोम क्या होता है, याद रखेंगे, कांतिहीन हमारा ओजस्वी का विलोम शब्द होता है। सो ऐसे में फ्रेंड्स इनका भी आंसर ऑप्शन सी आया है इस क्वेश्चन के लिए, वेरी गुड। चलिए, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जैन मत को मानने वालों में श्वेतांबर बड़ी संख्या में है। जैन मत, देखिए, जैन मत को मानने वाले दो पक्ष होते हैं, श्वेतांबर, ठीक है, और दूसरा इसका विलोम होता है जो कि इन्हीं ऑप्शन में आपको दिया गया है। ठीक है, अब आपको श्वेतांबर का विलोम बताना है क्या होता है। ऑप्शन हैं आपके, दिगंबर, नीलांबर, अंबर या पीतांबर। कमेंट करें कि श्वेतांबर का विलोम क्या होगा। श्वेतांबर का विलोम हमारा होता है दिगंबर। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर। तो श्वेतांबर का विलोम क्या होता है, दिगंबर हमारा श्वेतांबर का विलोम होता है। ओके, चलिए, तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज होने लगे। कृपण, तो कृपण का आपको विलोम बताएं, जो कृपण रेखांकित है इसका विलोम बताएं क्या होगा। ऑप्शन है आपके, अर्पण, दानी, तर्पण या शूरवीर। कमेंट करें फ्रेंड्स कि उस कृपण, तो कृपण का विलोम क्या होता है। तो कृपण का विलोम होता है दानी। ठीक है, तो कृपण का विलोम क्या होता है, कृपण अर्थात कंजूस। ठीक है, इसका विलोम क्या होता है, दानी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि ज्येष्ठ, तो ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है। ज्येष्ठ का विलोम बताएं क्या होता है, श्रेष्ठ, आदर्श, हीन या कनिष्ठ। बताएं कि फ्रेंड्स ज्येष्ठ का हमारा विलोम क्या होगा। तो ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर। तो ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है, कनिष्ठ। ओके, चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला आपका सेम क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्न है आपका कि ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है। तो ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, कनिष्ठ यानी कि छोटा। ठीक है, चलिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग अपनी क्लास को शेयर करते रहें। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है आपके सामने कि
प्रश्न है उद्दत का विलोम शब्द है तो सौख्य, विनीत, उत्तम या कोमल। तो फ्रेंड्स बताएं कि उद्दत का विलोम क्या होता है। चलिए कोई गलत नहीं करेगा, बहुत बार डिस्कस किया गया है, बताएं। चलिए तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विनीत। ठीक है, उद्दत का विलोम क्या होता है, विनीत होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उत्तम का क्या होता है, अधम। इसके अलावा कोमल का विलोम क्या होता है, कठोर। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, विनीत। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका विपरीतार्थक शब्द चुनिए। वर्ड है आपके सामने शोषक। इनमें से कौन सा शोषक का विलोम होगा। ऑप्शंस हैं आपके शोषित, पोषक, पोषक या शोषण। वर्तनी को ध्यान में रखते हुए इसका आंसर करें। शोषक का विलोम बताएं। शोषक का विलोम पोषक होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स शोषक का विलोम क्या होगा, शोषक का विलोम पोषक होता है। शोषक अर्थात शोषण करने वाला और भरण पोषण करने वाला पोषक होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका फ्रेंड्स कि प्रसारण का विलोम शब्द है तो प्रतिपादन, आरक्षण, आकुंचन या संदर्शन। बताएं कि प्रसारण का विलोम क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आकुंचन। ठीक है, ऑप्शन सी जिनका आंसर आया है, वेरी गुड। चलिए तो अब हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। तो कर्कश का विलोम बताएं क्या होगा। कठोर, विवेकी, मधुर या विनम्र। अच्छा प्रश्न है, इजी है, बताएं कर्कश का विलोम क्या होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मधुर। ठीक है, ऑप्शन सी जिनका आंसर आया, वेरी गुड। चलिए तो कर्कश का विलोम क्या होता है, मधुर होता है। ओके, चलिए तो अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपका और इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने होमवर्क में देना होगा। ठीक है, प्रश्न है आपका उचित विलोम का चयन कीजिए। तो आवर्चीन बताएं, आवर्चीन का विलोम क्या होता है। नवीन, प्राचीन, आदिकालीन या पाषाणकालीन। बताएं, तो इसको आप लोग अपने होमवर्क में बताएंगे। ठीक है, कि हमारा आवर्चीन का विलोम क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका ऋजु का विलोम है। बताएं कि ऋजु का विलोम क्या होता है। सरल, तिर्यंक, सीधा या वक्र। तो फ्रेंड्स फटाफट से कमेंट करके बताएं कि ऋजु का विलोम हमारा क्या होता है। ऋजु का विलोम हमारा वक्र होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऋजु का विलोम वक्र होता है। ओके, चलिए तो अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स आपका हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम चुनिए। उपकार, उपकार का विलोम बताएं क्या होगा। आपके ऑप्शन है प्रतिकार, परोपकार, अपकार या अनुपकार। बताएं कि उपकार का विलोम क्या होता है। चलिए तो फ्रेंड्स इसमें आपको उपकार का विलोम बताना है। देखिए उपकार का विलोम हमारा होता है अपकार। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, तो उपकार का विलोम क्या होता है, अपकार होता है। ओके, चलिए तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स जो हिंदी क्वेश्चन है वो खत्म हो चुके हैं। तो आशा करेंगे जो हिंदी की क्लास है ये आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। जिन भी लोगों ने अभी तक अपनी क्लास को लाइक नहीं किया है तो लोग कर दें और क्लास को अपनी शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं हम फ्रेंड्स आपका जीके का पोर्शन। तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को अपनी लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आपका हम जीके का पहला प्रश्न।
फ्रेंड्स, आपका पहला प्रश्न जीके का कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति डैश करता है। अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल। बताएं कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, राज्यपाल। कौन करता है? तो फ्रेंड्स ये राज्यपाल करता है। ठीक है, ऐसे में फ्रेंड्स जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, तो अब हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ग्राम सभा मीटिंग इन उत्तर प्रदेश इन अ ईयर। तो 3, 1, 0 या 2 बताएं। तो इनमें से हमारा कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखें, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की मीटिंग होनी चाहिए, ये आपसे बात की गई है। तो कम से कम ये ऑप्शन डी हमारा सही हो रहा है, 2 प्रत्येक 6 माह पे। क्लियर। एक मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन डिस्कस किया गया, रबी और खरीफ 2 फसलें होती हैं। रबी की फसल काटने के समय पहली बैठक और दूसरी खरीफ की फसल काटने के समय। ठीक है, ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आया है फ्रेंड्स, वेरी गुड। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट फॉर अ पर्सन टू बिकम अ मेंबर ऑफ पंचायत। आपके ऑप्शंस हैं 21 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या 18 वर्ष। बताएं। देखिए, पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र होती है 21 वर्ष होती है। कितनी? 21 ईयर। ओके, ऑप्शन ए जिनका आंसर है बिल्कुल सही उत्तर है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि वोट देने का राइट कितना होता है तो 18 ईयर। क्लियर। चलिए, तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों को न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए। तो अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, वार्षिक या मासिक। बताएं। ऑप्शन बी अर्धवार्षिक। ठीक है, इसके अलावा ये जो मध्याह्न भोजन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो योजना है ये शुरू कब की गई थी? 1995 में भोजन देने वाली। ठीक है, 15 अगस्त 1995 को। ठीक है, इसमें जो केंद्र सरकार है वो 75% अनुपात विनिव्यय करती है और राज्य सरकार का अनुपात व्यय करने का 25% होता है। ठीक है, 75:25 में ये व्यय होता है। क्लियर। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूला जाने वाला टैक्स कौन सा है। व्हाट इज द टैक्स टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स ऑफ लिव ऑफ यूजिंग द लैंड। आपके ऑप्शंस हैं आयकर, विक्रय कर, लगान या उपकर। वेरी इजी एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो भूमि के एवज में कौन सा ऐसा टैक्स है, कौन सा ऐसा कर है जो कि किसानों से सरकार वसूलती है। इस टैक्स को बोलते हैं लगान। ठीक है, ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आया फ्रेंड्स बिल्कुल सही उत्तर है उनका। क्या बोलते हैं इसको? लगान बोलते हैं। इसके अलावा आप जो विक्रय कर देख रहे हैं, ठीक है, ये जो है राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है और आयकर जो है केंद्र सरकार लगाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला आपका क्वेश्चन जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेखपाल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रश्न है जमाबंदी तैयार की जाती है। जमाबंदी इज प्रिपेयर्ड तो 8 प्रतियों में, 4 प्रतियों में, 2 प्रतियों में या 6 प्रतियों में। अब आप इन्हीं 3 में से राइट आंसर बता सकते हैं अपना कि जमाबंदी कितने प्रतियों में तैयार होती है। देखिए, जो जमाबंदी है ये अभिलेखों के अधिकार से संबंधित एक ब्यौरा होता है और इसको 2 प्रतियों में यानी कि 2 कॉपीज में इसको तैयार करते हैं। इसकी जो एक कॉपी होती है ये सरकार के पास होती है और दूसरी जो कॉपी होती है जो पटवारी होता है उसके पास में होती है। ठीक है, सो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी आया है इस क्वेश्चन के लिए उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए, तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों कि भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क लगाया जाता है।
स्टैम्प ड्यूटी इज लीव्ड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ लैंड। स्टैम्प शुल्क यानी कि मुद्रांक शुल्क किसकी तरह लगाते हैं? ऑप्शन है आपके भूमि के आयकर के साथ, भूमि की कीमत के साथ, भूमि की किस्म के आधार पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएं। देखिए जो भूमि कर है इनमें से किसी के आधार पर नहीं लगता है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई है, डिस्कस किया क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी में इसको डिस्कस भी हम लोगों ने किया था। जो भूमि शुल्क है, ठीक है, ये बाजार की कीमत अथवा अनुबंध मूल्य पर लगाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो स्टैम्प शुल्क है यानी कि मुद्रांक शुल्क है, ये किसके तहत लगाते हैं? तो भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के तहत। ठीक है, ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आया फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं साथियों इस क्लास का अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है कि धरातल पर नापी गई 36 दूरियां कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं? तो मानचित्र कला, सर्वेक्षण कला, मानचित्रांकन या धरातल प्रदर्शन कला। बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सर्वेक्षण कला। इसको क्या बोलते हैं? इसको सर्वेक्षण कला बोलते हैं। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होगी? तो जरीब द्वारा, प्लेन टेबल द्वारा, प्रिज्मेटिक कंपास द्वारा या थियोडोलाइट द्वारा। तो खेती मापन की सर्वोच्च विधि क्या होगी? देखिए ये होती है जरीब द्वारा। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि एक जरीब के वर्ग को एक बीघा के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक बीघा बोलते हैं। ठीक है, और एक जरीब में कुल 55 गज होते हैं। ओके, चलिए सो ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आया है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए तो अब हम ले चलते हैं फ्रेंड्स आपको आगे इस क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका फ्रेंड्स कि कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम कुटीर ज्योति योजना प्रोग्राम रिलेटेड। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो बताएं इस ऑप्शंस में से आपको समय देते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर चुनिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना। यही उद्देश्य है कुटीर ज्योति योजना का। ऑप्शन सी जिनका आंसर आया फ्रेंड्स बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि नाबार्ड एक जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वह है। तो नाबार्ड क्या है बताएं? विभाग, बोर्ड, खंड, बैंक। तो इस क्वेश्चन को मैंने भी डिस्कस किया जल्दी में आपके साथ में। क्योंकि नाबार्ड एक बैंक होता है। ठीक है, इसके अलावा इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, सब चीज़ें याद रखेंगे आप लोग। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए तो अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि देश का प्रथम कृषि विद्यालय है। द इंडियाज फर्स्ट स्टेट एग्रीकल्चरल स्कूल। देखिए देश की बात हुई है तो जो पंतनगर है ये देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1960 को हुई थी। ठीक है, ये कहाँ पे? पंतनगर उत्तराखंड में। ठीक है, ऑप्शन बी जिनका आंसर आ रहा है फ्रेंड्स बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए तो अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। तो आलू, टमाटर, चावल, ज्वार। द मेजर फूड गेन क्रॉप ऑफ इंडिया इज। वेरी इजी, चावल। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है कि खरीफ ऋतु की फसलें हैं। खरीफ सीजन क्रॉप आर। तो चना, मटर, मसूर, ज्वार, बाजरा, लैचा, आलू, सरसों, फूल गोभी या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएं कि खरीफ ऋतु की फसलें कौन सी हैं?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्वार बाजरा लैंचा। ये हमारी खरीफ ऋतु की फसलें हैं। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आया फ्रेंड्स, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए, तो अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है कि धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है? तो दोमट, बलुई, काली या जलोढ़? बताएं कि धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है। ये दोमट होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए, दोमट मिट्टी में जो है तरबूज, ककड़ी और खीरा ये भी अच्छे पैदा होते हैं। ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड जलोढ़ मिट्टी, देखिए जलोढ़ मिट्टी में धान, गेहूं, गन्ना, दलहन, तिलहन इनकी फसलें अच्छे से होती हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे इनको। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आया फ्रेंड्स, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए, तो अब हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मोहनजोदड़ो? तो पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेथ, रहने की जगह या एक बाजार क्षेत्र? बताएं मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। देखिए, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है माउंट ऑफ द डेथ, यानी कि मृतकों का टीला। ठीक है। इसके अलावा जो याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। ठीक है। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आया, वेरी गुड। चलिए, एक क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदड़ो में जो लिपि है वो किस प्रकार लिखी जाती है? तो ये जो है दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। ठीक है। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आया फ्रेंड्स, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ठीक है। ऑप्शन ए जिनका आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए, इसके अलावा कपास की खेती जो है आर्यभट्ट और ऋग्वैदिक काल से ही की जाती है। ठीक है। ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आ रहा है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए, तो अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, एस आर राव या आर एस बिष्ट? बताएं कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई किसने की? ये एस आर राव ने की थी वर्ष 1957 में। ठीक है, 1957 में। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी अगर आपने चुना इस क्वेश्चन का आंसर, तो ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। चलिए, तो अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है? वेयर वर द रिमेन्स ऑफ द हॉर्स बोन फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन? बनवली, चंदूदड़ो, सुतका सुतकाग्निडेर या सुरकोटदा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरकोटदा। कहाँ मिला है? सुरकोटदा, गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में। ऑप्शन डी जिनका आंसर आया फ्रेंड्स, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है। चलिए, तो अब हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का अगला प्रश्न। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए इस क्लास में, तो आप लोग अपनी क्लास को शेयर करते रहें। ठीक है, क्लास को सब लोग शेयर कर दें अपने। देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो कालीबंगन, रोपड़, पाटलिपुत्र या लोथल? तो कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, बताएं। ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन सी चुना हुआ है, तो बिल्कुल सही उत्तर है ये आपका। तो कौन सा नहीं है? जो पाटलिपुत्र है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। सो ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आया है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए, तो अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न।
आपका अगला प्रश्न है कि उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है। व्हाट इज मेंट बाय उपनयन सेरेमनी। तो उपनयन समारोह ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। अब बताएं उपनयन समारोह से संबंध क्या है। आपके ऑप्शंस हैं कि बच्चे को एक औपचारिक जन्म यानी कि नाम दिया जाता है। बच्चे का पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। देखिए यही है, उपनयन समारोह में बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन सी जिनका आंसर आ रहा है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए तो अब हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धत है। वेयर डज द फ्रेज सत्यमेव जयते कैम फ्रॉम। शतपथ ब्राह्मण से, ईशोपनिषद से, मुंडक उपनिषद से या महाभारत से। बताएं कि सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है। सत्यमेव जयते ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सारनाथ स्तंभ से। ठीक है, इसके अलावा इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है फ्रेंड्स बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। व्हाट आर द प्रोज एपिसोड ऑफ वेद कॉल्ड। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक या उपनिषद। बताएं कि वेदों के गद्य प्रकरण को क्या बोलते हैं। तो वेदों के गद्य प्रकरण को, ठीक है, ब्राह्मण के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। तो वेदों के गद्य प्रकरण को ब्राह्मण के नाम से जानते हैं, ये आप याद रखेंगे। ओके चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित यानी कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है। तो वरुण, इंद्र, आप शिव। बताएं कि ऋग्वेद में किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है। देखिए ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सबसे ज्यादा मिलता है, जो कि तूफान और चक्रवात वर्षा इनके देवता हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी इंद्र। क्लियर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या सामवेद। बताएं कि इनमें से सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। ऋग्वेद। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है और गायत्री मंत्र यहीं से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट जिनका भी आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। तो सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है फ्रेंड्स, तो ऋग्वेद है। ओके, ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आ रहा है फ्रेंड्स बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। तो अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा। देखिए इन सभी में जो है अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन मिस है ऑप्शन डी वो हमारा होगा उपयुक्त में से सभी। ठीक है, ऑप्शन डी जिनका आंसर है बिल्कुल सही उत्तर है अगर आप ऑप्शन डी मानते हैं तो। बाकी आप याद रखेंगे अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और न्याय मीमांसा इन सभी में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। अगला प्रश्न शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण डैश के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण किसके मूलक पाठ हैं बताएं। ये यजुर्वेद के हैं। चलिए अगला प्रश्न फ्रेंड्स ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। अग्नि, मारुत, इंद्र या सावित्री। बताएं। देखिए जो गायत्री मंत्र है सावित्री को समर्पित है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके अलावा ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है मैंने आपको कल बताए थे 10 मंडल हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद
परिनिर्वाण प्राप्त किया? बताएं कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शन बी कुशीनगर। ओके, चलिए। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस क्लास में इतना ही। आशा करेंगे ये क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। जिन भी लोगों ने अपनी क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया, सब लोग कर दें। मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, सेफ रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।